मैंने आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बताई हैं पहले भी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास शामिल था, इसलिए वो मेरी स्टोरीज के अंदर आए। लेकिन आज जिस स्टोरी के बारे में मैं बात करूंगा वो इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल कि एंड तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा था। लेकिन जैसे आप इसकी एंडिंग ट्विस्ट सुनेंगे तो वो सारे पजल्स आपस में एक साथ जुड़ते जाएंगे और तब आपके सामने एक ऐसा हार्ड ट्रूथ दुनिया का आएगा जिसको जानने के बाद आप भी कहेंगे कि कोई इतना इतना अंधविश्वासी हो कैसे सकता है। बट उससे पहले आप भी एक अंधा विश्वास दिखा सकते हैं इस लाइक बटन नाम के बाबा के ऊपर। बहुत ही चढ़ा हुआ बाबा है, बहुत ही जाना माना बाबा है ये। इसको देखकर अपने अंगूठे से इसका अंगूठा दबा दें, सब्सक्राइब बटन जो कि इसका चेला है उस चेले के साथ भी गुलू गुलू कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। और यार अब की बार जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर इनके साथ लगते हुए अब की बार मॉनसून सच में अपना वो रौद्र रूप दिखा रहा है जो पिछले कई दशकों के इतिहास में नहीं हुआ। सच में ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है पूरे देश के ऊपर, क्योंकि ना जाने इसके अंदर कितने लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा होगा। जो लोगों ने नदी के साथ लगते अपने घर बनाए थे कभी शौक से, वो इस तरीके से ढह गए जैसे कोई तिनका हो। प्रकृति की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सका, लेकिन फिर भी हम सब के लिए प्रे कर सकते हैं। हम सब के लिए मुश्किल की घड़ी है क्योंकि पूरे भारत के अंदर मॉनसून अब की बार सच में बहुत भयंकर अपना रूप दिखा रहा है। बट कोई बात नहीं, प्रकृति है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के विस्कॉन्सिन में बने हुए डगलस काउंटी के जंगलों में जाना पड़ेगा। और इन्हीं जंगलों से होते हुए 18 जुलाई 1997 की दोपहर के टाइम पर एक आदमी अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए इसी रोड पर आगे की तरफ जा रहा था। पूरा रोड एकदम खाली, और जब भी हमें ऐसे रोड्स मिलते हैं तो एक्सेलरेटर के ऊपर अपने आप पंजा जोर से दब जाता है। और एग्जैक्टली ये आदमी भी अपनी गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में इस रोड के ऊपर ड्राइव करते हुए आगे की तरफ जा रहा था। बट जैसे एक सडन टर्न उसने अपनी गाड़ी से लिया तभी उसको थोड़ा सा अजीब लगा। क्योंकि अभी अभी उसके साइड में, मतलब कि जहां उसने अभी रोड क्रॉस किया था, वो टर्न, उस टर्न के ऊपर ही पैसेंजर साइड के अंदर कुछ चीज थी जिसने उसका ध्यान खींचा। कुछ अजीब सी व्हाइट कलर की चमकती हुई चीज जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थी, क्योंकि यहाँ चारों तरफ घने पेड़, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और यहाँ ये बहुत ही चमकती हुई व्हाइट कलर की चीज, एक बड़ी सारी चीज रोड के किनारे पर पड़ी थी। उसको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन एक मोमेंट पर उसको ये भी था कि यहाँ जंगल के बीच में ऐसे गाड़ी रोकना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आसपास बहुत जंगली जानवर थे। अब बहुत सारे बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स, वार्निंग बोर्ड्स इस पूरे रोड के ऊपर लगाए गए थे कि बीच रोड के ऊपर अपनी गाड़ी ना रोकें, कोई भी जंगली जानवर हमला कर सकता है। बट जैसे इस आदमी ने वो टर्न लिया और उसका ध्यान उस व्हाइट कलर की चीज के ऊपर गया, उसके दिल में अंदर ही अंदर बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी हो चुकी थी कि आखिर वो सफेद कलर की चीज थी क्या वो चीज। सो फाइनली अपने आप को समझाकर उसने अपनी गाड़ी के ब्रेक्स लगाए, गाड़ी को साइड में पार्क किया, बाहर निकला और वापस पैदल पैदल उसी व्हाइट कलर की चीज की तरफ पीछे जाने लगा रोड पर। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे चलते चलते उस चीज की तरफ जा रहा था तो उसको दूर से दिख रहा था कि ये जो भी चीज है बहुत बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट वाइट है, चमक रही है एकदम दूर से। लेकिन वो चीज़ क्या थी अभी उसको पता नहीं चला। धीरे धीरे चलते हुए वो आगे की तरफ गया, तकरीबन 30 से 40 फुट वो दूर था उस चीज़ से। और अब वो चीज़ उसको क्लियर कट दिख रही थी, उसको पता था कि ये चीज़ क्या है। और इस चीज़ को समझते ही ये आदमी यहीं पर रुका और सच में बहुत ज़्यादा डर चुका था। क्योंकि सामने पड़ी हुई चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक आदमी था जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर वाइट सूट, नीचे वाइट पैंट, वाइट बेल्ट, वाइट जूते, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी वाइट कलर की ड्रेस डाली हुई थी। और वो बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल मरी हुई अवस्था के अंदर उस रोड के साइड में पड़ा हुआ था। इस पॉइंट तक भी इस ड्राइवर को लगा कि हो सकता है ये आदमी यहाँ पर सो रहा हो या फिर बेहोशी की हालत में यहाँ पर आ चुका हो या फिर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला कर दिया हो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बेटर लुक लेने के लिए ये उस आदमी के पास गया जहाँ पर वो नीचे लेटा हुआ था वो आदमी। और जैसे ही उसने उस आदमी के ऊपर खड़े होकर उसके शरीर को देखा तो वो समझ चुका था कि नहीं, यहाँ दिक्कत कुछ और है। क्योंकि उस आदमी जो नीचे लेटा हुआ था वाइट कलर का वो आदमी, उस आदमी की छाती के अंदर एक बड़ा सारा छेद था और उससे बहुत सारा खून बाहर निकलकर सूख भी चुका था। जैसे ये चीज़ इस ड्राइवर ने देखी वो तुरंत भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ गया, गाड़ी स्टार्ट करी। यहाँ से जाते हुए आगे की तरफ एक घर था, उस घर के पास अपनी गाड़ी रोकी, अंदर जाकर उन घर वालों को सब कुछ बताया और उन घर वालों ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस वाले अब मौके पर पहुंच चुके थे। पुलिस वालों ने बॉडी अपने कब्जे में ली, इसका पोस्टमार्टम करवाना शुरू किया और शुरुआती जाँच में डॉक्टर्स ने बता दिया कि ये लाश लगभग 24 घंटे पुरानी है।
लगभग लगभग इतना ही टाइम हुआ होगा इसको। और इसकी फोटोज लेकर पुलिस वाले डिटेक्टिव लॉन्ग अपने साथ लेकर आए अपने ऑफिस में और आगे टेबल पर वो सारी फोटोज रखकर एक एक करके उनको देखने लगे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भी ये व्यक्ति मरने वाला था, इसकी पहचान लगभग तुरंत हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं आई। क्योंकि इसकी जेब के अंदर उसी व्हाइट कलर के सूट के अंदर इसका पर्स मौजूद था और उसी पर्स के अंदर इसकी सारी आईडीज मौजूद थी। लेकिन ये जो पहचान हुई थी, यही सबसे बड़ी भसड़ थी जिसने डिटेक्टिव लॉन्ग का दिमाग और ज्यादा खराब कर दिया। असल में जिसकी मौत हुई थी, जिसकी लाश मिली थी पुलिस वालों को, इसका नाम था मार्क फॉस्टर, तकरीबन 45 साल की उम्र। लेकिन जहां पर इसकी ये लाश मिली थी, ये इसके घर से, जो उसका आईडी के अंदर एड्रेस लिखा हुआ था, उस घर से तकरीबन 3 घंटे ड्राइविंग दूर ये यहाँ पर क्या कर रहा था और इसकी लाश यहाँ तक पहुंची कैसे। पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि मार्क को 3 घंटे दूर यहाँ पर आना पड़ा, पूरा व्हाइट कलर का सूट पहनकर। असल में तो व्हाइट कलर का सूट ही सबसे बड़ी मिस्ट्री था पुलिस वालों के लिए कि आखिर ऐसा अजीब सा ड्रेसअप कौन करता है आज के टाइम में, और वो भी बहुत अमीर आदमी। ये मार्क फॉस्टर जाना माना व्यक्ति, लेकिन ये यहाँ से 3 घंटे दूर रहता है और वहां से पूरा व्हाइट कलर के अंदर तैयार होकर ये यहाँ पर आया। और तभी डिटेक्टिव लॉन्ग के पास हॉस्पिटल से फोन आया। जैसे ही लॉन्ग ने फोन उठाया तो डॉक्टर ने बताया कि जनाब, हमको इसके जूते के अंदर एक पर्ची मिली है और वो मैं पर्ची आपके पास भिजवा रहा हूँ अभी। सो जल्दी ही एक आदमी वो पर्ची लेकर डिटेक्टिव लॉन्ग के पास आया और जब उस पर्ची को खोलकर डिटेक्टिव लॉन्ग ने देखा तो उनको बहुत अजीब लगा। जी हाँ, इस पर्ची के अंदर, इस नोट के अंदर लिखा हुआ था, जैक फ्रेजर इज हियर बट इजंट इट जिमी बेली, आई होप आई एम ओके। अब 2 नाम पुलिस वालों के सामने थे इस पर्ची के अकॉर्डिंग, जो कि मार्क फॉस्टर के जूते के अंदर से मिली थी। लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने इन दोनों का नाम पहले कभी नहीं सुना था। सो इन्होंने एक रैंडम गेस किया कि क्यों ना हम इन दोनों नामों को अपने डाटाबेस के अंदर देखें कि आखिर ये है कौन। सो जैसे ही पुलिस वालों ने इन दोनों नामों को अपने डाटाबेस के अंदर डाला और सर्च करना शुरू किया तो यहाँ 2 चीजें हुई। पहला, ये दोनों आदमी असली थे, और दूसरा, ये बिल्कुल उसी जगह पर रहा करते थे जहां पर ये मार्क फॉस्टर रह रहा था, मतलब उसके घर के आसपास ही, मिनेसोटा के अंदर। इनको देखते ही पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो इन दोनों का इस केस से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। हो सकता है ये दोनों मार्क फॉस्टर के साथ कोई अपनी दुश्मनी रखते हो, या फिर हो सकता है इन दोनों ने ही किसी मोटिव की वजह से मार्क फॉस्टर का मर्डर किया हो और उसकी बॉडी को लाकर यहाँ डंप कर दिया हो। अब कुछ ना कुछ तो है जरूर, तभी इनका नाम यहाँ इस पर्ची के अंदर लिखा हुआ है और हमें इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। सो पुलिस वालों की एक टीम ने डिसाइड किया कि हमें खुद मिनेसोटा, मिनियापोलिस के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि पहले तो मार्क फॉस्टर की असल सच्चाई क्या है, और दूसरा है जैक फ्रेजर और जिमी बेली आखिर है क्या बीमारी है, और ये दोनों किस तरीके से मार्क फॉस्टर के साथ कनेक्टेड हैं। कुछ घंटों बाद डिटेक्टिव लॉन्ग अपनी टीम लेकर मिनेसोटा, मिनियापोलिस के पुलिस स्टेशन में पहुंचे। वहां डिटेक्टिव लॉन्ग जाकर उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से मिले और पूरा मैटर समझाया। तो उस इंचार्ज ने कहा कि डिटेक्टिव लॉन्ग, मैं और आप चलते हैं, बाकी की टीम को यहीं रहने दीजिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस घर को जानता हूं और सीधा आपको उसी एड्रेस के ऊपर लेकर चलता हूं। सो जल्दी ही डिटेक्टिव लॉन्ग और वो दूसरा इंचार्ज दोनों एक गाड़ी के अंदर बैठकर इस घर के आगे पहुंच चुके थे। इन्होंने जाते ही तुरंत दरवाजा खटखटाया और सामने से तकरीबन 27-28 साल की सारा फॉस्टर ने दरवाजा खोला। उसने बताया कि वो मार्क फॉस्टर की वाइफ है, तकरीबन उससे 15 साल से भी ज़्यादा उम्र छोटी। और डिटेक्टिव लॉन्ग उसको देखते ही समझ चुके थे कि सारा प्रेग्नेंट है और इससे ज़्यादा कुछ सवाल जवाब करना सही नहीं होगा। इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने सब कुछ डिटेल में सारा को बताया और एंड में डिटेक्टिव लॉन्ग ने अपनी जेब में वो रखा नोट निकाला और उसके सामने पढ़ा। स्पेसिफिकली दोनों नाम जैक फ्रेजर और जिमी बेली जैसे ही सारा ने सुने, वो अपना मुंह नीचे की तरफ लटका चुकी थी। जी हाँ, सारा की आंखों में पानी था और उसने रोते रोते दोनों पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि मैं इन दोनों ही नाम वालों को जानती हूँ। असल में दोनों मेरे एक्स बॉयफ्रेंड थे। शादी से पहले मैंने इन दोनों के साथ अपना अलग अलग रिलेशनशिप रखा, बट शादी मैंने मार्क फॉस्टर से करी और आज उन्हीं का बच्चा मेरे पेट के अंदर है। थोड़ा और डिटेल में पूछने पर सारा ने बताया कि जैसे ही मेरी शादी मार्क से हुई, उसके बाद से ही इन दोनों ने ही, यानी कि जैक और जिमी दोनों ने मिलकर मार्क फॉस्टर को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस थे कि मेरी शादी मार्क फॉस्टर से कैसे हो गई, क्योंकि वो दोनों मुझसे शादी करना चाहते थे। लेकिन अब मेरी शादी हुई तो उसके बाद से उन दोनों ने मार्क फॉस्टर के साथ अपनी खुंदक निकालनी शुरू कर दी। ये बात सुनते ही दोनों पुलिस ऑफिसर्स बिल्कुल क्लियर हो चुके थे कि ये केस तो हमें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, इसके अंदर हमें ऐसा कुछ मिस्ट्री टाइप लग रहा था, लेकिन ये तो ओपन एंड शट केस है। सब कुछ सामने है कि मार्क की वाइफ के जो दोनों एक्स बॉयफ्रेंड थे, जिमी और जैक, इन दोनों की दुश्मनी थी मार्क फॉस्टर के साथ, क्योंकि मार्क ने सारा के साथ शादी कर ली थी। तो हो सकता है यहाँ पर
पॉसिबली यही हुआ होगा कि इन दोनों ने मिलकर मार्क का मर्डर कर दिया और केस यहीं पर बंद। हमें बस जाकर जेक और जिमी दोनों को अरेस्ट करना है और ये केस भी यहीं पर खत्म हो जाएगा। बट आने वाले दिनों में डिटेक्टिव लॉन्ग इस बात को क्लियर कट समझ चुके थे कि जैसा वो अभी तक सोचते आए थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जैक और जिमी दोनों को बुलाकर जब पुलिस वालों ने पूछताछ करी तो उनके पास अपना सॉलिड एलाबाई कि जिस टाइम पर इसका मर्डर हुआ था मार्क का, उस टाइम पर वो इस स्टेट के अंदर ही नहीं थे, बल्कि वो अपनी अपनी नौकरियों के काम से बाहर की तरफ गए हुए थे। वो यहाँ थे ही नहीं और उनका कोई लेना देना नहीं है मार्क फॉस्टर की मौत से। डिटेक्टिव लॉन्ग अपना माथा पकड़कर अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, क्योंकि उनके माइंड में केस बहुत ज़्यादा पिंच कर चुका था। ये केस कुछ ऐसा था जो उनको सोल्व करने में मज़ा भी आ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा था। उन्होंने बहुत सारे दोस्तों के साथ भी इंटरव्यू लिया मार्क के, उनसे पूछा कि मार्क कैसा है, जैक और जिमी से भी मिले, उनसे भी पूछा कि मार्क कैसा था। तो सब कुछ जानने के बाद उनके माइंड में बस यही था कि हमने सबसे पूछ तो लिया मार्क के बारे में, लेकिन अभी तक मार्क को खुद अंदर से नहीं देखा। तो अंदर से जानने के लिए हमें या तो उसके घर जाना पड़ेगा या फिर उसकी वाइफ से दोबारा बात करनी पड़ेगी। 29 जुलाई 1997 के दिन डिटेक्टिव लॉन्ग ने कोर्ट से मार्क फॉस्टर के घर का सर्च वारंट मंगवाया। अब तक 11 दिन बीत चुके थे मार्क की लाश को मिले हुए। 11वें दिन फाइनली मार्क फॉस्टर और दोबारा से वही दूसरे पुलिस ऑफिसर मार्क फॉस्टर के घर के सामने खड़े थे। उन्होंने दोबारा से दरवाजा खटखटाया और सारा ने अब दरवाजा खोला। सारा उनको देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई, क्योंकि सारा को पता था कि अब ये पूछताछ ऐसे ही चलती रहेगी जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। दोबारा से सारा ने इन दोनों को अपने लिविंग हॉल के अंदर बैठाया, जिसके अंदर ये पहले बैठे हुए थे। पिछली बार जब आए थे तब भी इसी लिविंग हॉल के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन अब की बार इनके पास सर्च वारंट था जो कि सारा को उन्होंने दिखाया और सारा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाकर पूरे घर के अंदर छानबीन कर लीजिएगा। अब आप इस घर को थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। ये 2 फ्लोर का बना हुआ घर, नीचे एक लिविंग हॉल जिसके अंदर डायरेक्ट एंट्री हो रही थी मेन गेट से, और उसी के अंदर आने जाने वाले गेस्ट बैठे हुए थे। लेकिन अब जैसे ही दोनों पुलिस ऑफिसर इस लिविंग हॉल को क्रॉस करते हुए अंदर मेन घर में गए तो वो इतने ज्यादा हैरान, क्योंकि घर की हर एक दीवार के ऊपर इतनी सारी पोर्नोग्राफिक पेंटिंग्स बनाई गई थी, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे, फ्लैक्स पेपर लगाए गए थे, सबके अंदर पूरे तरीके से नंगे आदमी उनके अंदर छपे हुए थे। इनफैक्ट जितनी भी टेबल्स वगैरह पड़ी थी, जितने भी जो कॉर्नर स्टैंड वगैरह पड़े थे, उन सभी चीजों के ऊपर जैसे कि हम कोई कॉर्नर में सजाने के लिए फूल पत्तियां रख देते हैं, लेकिन नहीं, मार्क थोड़ा रंगीला था। उसको अजीब अजीब चीज़ें, पॉर्न से रिलेटेड जितने भी टॉयज़ वगैरह थे, स्टैचूज़ वगैरह थे, नंगे लोगों के पेंटिंग्स वगैरह को उसने फ्रेम करवा कर हर जगह टांग रखा, हर जगह चिपका रखा। बहुत सारी पोर्नोग्राफिक मैगजीन्स, बुक्स, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पूरे घर के अंदर हर एक कमरे के अंदर बिखरी हुई थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि मार्क फॉस्टर की पत्नी सारा फॉस्टर, उसको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। जैसे ही दोनों पुलिस ऑफिसर ने सारा हाल देखा, वो अपना माथा पकड़ रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन सारा एकदम नॉर्मल, उसने बिल्कुल भी कुछ अजीब रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट वो तो हर एक कमरा खोल खोल कर खुद सामने से दिखा रही थी दोनों पुलिस वालों को, और हर एक कमरे का यही हाल, लिटरली यही हाल, पूरी की पूरी दीवारें पॉर्न से भरी हुई थी। जिसके कुछ देर बाद सारा ने दोनों पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि अब आपको मेरे ख्याल से ऊपर जाना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वहां भी जाकर छानबीन कर लीजिए। जल्दी ये तीनों लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ गए। लेकिन अब की बार डिटेक्टिव लॉन्ग ने सारा को कह दिया कि आपको हमारे साथ हर एक कमरे के अंदर आने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जाकर इस सोफे के ऊपर बैठ जाइए, हम अपने आप अपनी छानबीन कर लेंगे। सारा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ, आप अपने आप छानबीन अपनी कर लीजिए। ऊपर एक बड़ा मेन बेडरूम बना हुआ था, मास्टर बेडरूम, और जैसे ही इन दोनों पुलिस ऑफिसर ने उसका दरवाजा खोला, अंदर का हाल तो और ज्यादा बुरा था, क्योंकि पूरा का पूरा एक कमरा BDSM पॉर्न का कमरा बनाया गया था, पूरा का पूरा सेटअप लगाया गया था, बहुत सारी हथकड़ियां नीचे दीवार पर लटकी हुई थी, बहुत सारी अजीब अजीब चीजें, बहुत सारे सेक्स टॉयज इस बेड के ऊपर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पॉर्न का स्टूडियो हो, यहाँ पर पॉर्न मूवीज शूट की जाती हों। लेकिन जो कुछ नीचे देखा था पुलिस ऑफिसर्स ने, वही सारा कुछ ऊपर भी पड़ा हुआ था। बहुत सारी पोर्नोग्राफिक मैगजीन्स, वही दीवारों के ऊपर नंगे नंगे लोग बनाना, उनके पोस्टर्स लगाना, तो वो कुछ कंफर्टेबल थे, क्योंकि वो ऐसा कुछ पहले नीचे भी देख चुके थे। जिसके बाद इन दोनों डिटेक्टिव्स ने हर एक कमरे को अच्छे तरीके से तलाश किया, लेकिन उनको कुछ खास चीज़ अभी तक नहीं मिली। वही पॉर्न से रिलेटेड हर चीज़ें मिल रही थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन ये अब जैसे ही इस ऊपर वाले फ्लोर के लिविंग हॉल में खड़े थे, उनको एक रस्सी नीचे लटकी हुई दिखाई दी, जो कि ऊपर छत से नीचे लटक रही थी। जैसे ही इन दोनों ने मिलकर उस रस्सी को नीचे की तरफ खींचा, तो एक सीढ़ी, अब आप बस मैं जो बता रहा हूँ उसको इमेजिन करने की कोशिश करेगा। वहाँ अमेरिका के अंदर एटिक वाले घर बनाए जाते हैं, झोपड़ी वाले, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है।
ये कमरे की छत मान लीजिए, और उसके ऊपर जो झोपड़ी होती है और ये जो बीच में खाली स्पेस बचा हुआ है झोपड़ी का, इसको ही एटिक कहा जाता है। और यहाँ मार्क फॉस्टर ने अपने घर की जो एटिक थी उसके नीचे लगने वाली छत में सीढ़ियाँ लगाई हुई थी ताकि वो उस एटिक में ऊपर जा सके। और ये सीढ़ियाँ एक रस्सी से अटैच थी, मतलब कि फोल्ड हो जाती है सीढ़ियाँ, और अगर इनको दोबारा वापस नीचे करना होता तो वो रस्सी खींचनी पड़ती। सो पुलिस ऑफिसर्स ने जैसे उस रस्सी को खींचा, सीढ़ियाँ ऊपर जो एटिक की तरफ जाने वाली थी वो नीचे की तरफ आ गई। अब दोनों को बहुत अजीब लगा, ये सीढ़ियाँ ऐसे क्यों बना रखी हैं, आमतौर पर ऐसी नहीं होती। खैर, इस चीज़ को इग्नोर करते हुए दोनों पुलिस ऑफिसर्स इस सीढ़ी के थ्रू ऊपर एटिक में गए। आमतौर पर ऊपर एटिक में वहाँ के लोग उसको स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं, वहाँ घर का एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह उसको स्टोर करके रखते हैं। तो पुलिस वालों को एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही कुछ ऊपर मिलना चाहिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस एटिक के अंदर कदम रखा, वो समझ चुके थे कि यहाँ बहुत बहुत बड़ी भसड़ है। क्योंकि इस एटिक की अंदरूनी दीवारें सारी की सारी जेड ब्लैक काली की गई थी, पूरे तरीके से काली। और जैसे ही इसका बटन ऑन करके यहाँ लाइट जलाई पुलिस ऑफिसर्स ने, तो अंदर का माहौल देखकर बहुत ज़्यादा हैरान, क्योंकि यहाँ बहुत सारा तंत्र मंत्र का सामान पड़ा हुआ था। इतनी सारी कैंडल्स जो जला जला कर यहाँ खत्म की गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से कोई रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हो, यहाँ पर तंत्र मंत्र ऐसे कोई पूजा पाठ की जा रही हो। बट इसके अलावा जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था पुलिस वालों का, वो था सामने बनाया हुआ एक छोटा सा मंदिर जो कि ऊपर एटिक के दीवार के साथ बनाया गया था। जैसे ही दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने उस मंदिर को देखा तो वो उसकी तरफ जाने लगे, लेकिन उस मंदिर के अंदर एक अजीब सी वाइब्स थी, नेगेटिव वाइब टाइप कुछ वो कह रहे थे। पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे कि उनको बहुत अजीब सा लग रहा है इस मंदिर को देखकर। क्योंकि इस मंदिर के अंदर कोई भगवान की मूर्ति नहीं, बल्कि डरावनी गुड़िया रखी हुई थी, बहुत सारी गुड़िया जिनके ऊपर मेकअप किया गया था। अजीब से उनके प्लास्टिक से लाल कलर का लिक्विड बाहर निकल रहा था और वो निकल कर सूख भी चुका था। इसके अलावा वहां पर 2 कार्ड रखे हुए थे, और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स ने उन दोनों कार्ड को उठाकर देखा तो वो इतने ज्यादा हैरान कि उनके अंदर से बस चिल्लाहट तो निकली नहीं, लेकिन कुछ बाकी कसर रही नहीं होगी। क्योंकि वो दोनों कार्ड उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के बिजनेस कार्ड थे। जैसे कि हम यहाँ पे अपना विजिटिंग कार्ड नहीं छपवाते, बिल्कुल वैसा ही कुछ वहाँ हर एक बंदा अपने बिजनेस कार्ड लेकर घूमता है। अगर किसी को भी अनजान व्यक्ति को देना हो अपनी इन्फॉर्मेशन, नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, नाम, वो सब कुछ लिखा होता है उसके ऊपर। वैसा ही बिजनेस कार्ड दोनों के, इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के, डिटेक्टिव लॉन्ग के भी और जो उनके साथ आए थे पुलिस ऑफिसर, उन दोनों के बिजनेस कार्ड उस टेबल के ऊपर रखे हुए थे। जैसे इन दोनों ने उठाया, अपने कार्ड्स को सामने देखकर वो इतने ज़्यादा हैरान कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम यहाँ पर आने वाले हैं छानबीन करने के लिए, ये किसी को भी नहीं पता था, लेकिन ये कार्ड इस टेबल के ऊपर कर क्या रहे हैं। दोनों पुलिस ऑफिसर्स उन अपने अपने कार्ड्स को लेकर नीचे की तरफ भागे, एटिक से नीचे उतरे और फर्स्ट फ्लोर के उसी लिविंग हॉल के अंदर मार्क की पत्नी सारा फॉस्टर बैठी हुई थी, उनको जाकर अपने कार्ड्स दिखाए कि ये हमारे कार्ड ऊपर तुम्हारे एटिक के अंदर क्या कर रहे हैं, तुम्हें कैसे पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं और ऊपर भी जाएंगे, आखिर ये कार्ड्स तुम्हारे पास आए कैसे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, उस एटिक के अंदर चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर कुछ अजीब तुम रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म कर रही हो। लेकिन जैसे ही जिस मोमेंट पर सारा ने इस एटिक के बारे में सुना पुलिस ऑफिसर से, वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। अभी तक सारा पुलिस वालों को अपना घर बहुत हंसी खुशी दिखा रही थी, एक एक कमरा उनके साथ जा जाकर दिखा रही थी, लेकिन एटिक का नाम आते ही सारा बिल्कुल चुप हो चुकी थी। और जिस मोमेंट पर इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को लगा कि यहाँ कुछ बात करने से पता नहीं चलने वाला, हमें यहाँ पर बैकअप बुलाना पड़ेगा, यहाँ बहुत बड़ी भसड़ चल रही है, दोनों ने अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया सारा फॉस्टर से कि ये उनके ऊपर कुछ ना कर दे। दोनों पुलिस ऑफिसर्स भागते हुए नीचे की तरफ आए, मेन डोर से बाहर की तरफ निकले और घर के सामने खड़े होकर वेट करने लगे बैकअप के आने का। लेकिन इस वेटिंग टाइम में डिटेक्टिव लॉन्ग ने अपने दूसरे ऑफिसर को कहा कि मुझे लगता है इस घर के अंदर बहुत बड़ा कोई खूंखार सा कल्ट चल रहा है। कल्ट आपको पता होगा कि वो लोग जो अपनी ही मेंटालिटी रखते हैं कि हाँ हमारे अकॉर्डिंग दुनिया चलनी चाहिए, जिसको हम भगवान मानते हैं उन्हीं को भगवान मानो। कल्ट मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी स्टोरीज सुनाई थी कल्ट से रिलेटेड। तो यहाँ डिटेक्टिव लॉन्ग दूसरे ऑफिसर को बोलने लगे कि जरूर हो ना हो यहाँ मार्क फॉस्टर खुद कोई बड़ा सारा और अजीब सा कल्ट इस घर के अंदर चला रहा था। लेकिन अभी भी दोनों के माइंड में बस एकमात्र सवाल वही था कि हम दोनों के बिजनेस कार्ड ऊपर उस
मंदिर की जो टेबल थी आगे जिसके ऊपर वो मंदिर बनाया गया था, उस टेबल पर हमारे बिजनेस कार्ड्स कैसे पहुंचे? हमने तो आज तक कभी इनको दिए नहीं, ना ही हम मार्क फॉस्टर से कभी मिले। कुछ मिनटों तक और इंतजार करने के बाद फाइनली बैकअप टीम मौके पर पहुंच चुकी थी और सभी पुलिस ऑफिसर्स अब इस घर के अंदर एंटर हुए। इस घर की एक एक्सटेंसिव सर्च की गई, लेकिन सिर्फ वो पॉन से रिलेटेड वो चीज़ें मिलने के अलावा इस घर के अंदर कुछ और खास नहीं मिला। ऊपर एटिक की भी तलाशी ली गई, लेकिन वहाँ भी कुछ खास अजीब था नहीं। ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे मार्क फॉस्टर या फिर सारा फॉस्टर ये दोनों किसी रिचुअल से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ बताया जा सके, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे मार्क की मौत का पता लगाया जा सके कि आखिर उसको क्यों मारा गया। खैर, अपनी सर्च पूरी करके सारे पुलिस ऑफिसर बाहर निकले। डिटेक्टिव लॉन्ग ने सारा फॉस्टर को कहा कि हमने पूरा घर देख लिया है, जो हमें करना चाहिए था हमने कर लिया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री हैं। जब तक ये केस सोल्व नहीं हो जाता या फिर हमारी परमिशन के बिना आप इस शहर को छोड़कर जा नहीं सकते। हम फॉलो अप लेने के लिए आपके पास जरूर आएंगे। सारा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आ जाइएगा। ये बोलकर डिटेक्टिव लॉन्ग और उनके पार्टनर अपनी गाड़ी में बैठे और यहाँ से निकल चुके थे। गाड़ी चलाते चलाते डिटेक्टिव लॉन्ग ने अपने पार्टनर को कहा कि यहाँ 3 रीज़न लग रहे हैं मुझे। हो सकता है मार्क की वाइफ को किसी ने डरा धमका रखा हो कुछ भी बोलने से, क्योंकि वो पहले अच्छे से बोल रही थी लेकिन अब नहीं बोली हमारे आगे। या फिर हो सकता है मार्क की वाइफ खुद इन्वॉल्व हो इस पूरे कांड के अंदर, अपने पति की मौत के अंदर। या फिर मार्क की वाइफ खुद उस कल्ट को चला रही हो, क्योंकि मुझे ऐसी अंदर से बहुत बड़ी फीलिंग आ रही है कि इस घर के अंदर कोई ना कोई कल्ट चल रहा था सभी की नाक के नीचे, और इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। और हो सकता है मार्क की वाइफ इस कल्ट को अब रन कर रही हो। इसके रिप्लाई में दूसरे ऑफिसर ने डिटेक्टिव लॉन्ग को कहा कि हमें इस पूरे केस को समझने के लिए सबसे पहले तो इस घर को समझना पड़ेगा कि ये घर क्या बीमारी है, यहाँ चल क्या रहा था, और दूसरा इस घर को भी समझने से पहले हमें कल्ट के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि आखिर कोई कल्ट किस तरीके से काम करता है। दोनों को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। इन लोगों ने बजाय वापस पुलिस स्टेशन जाने के इस घर के आसपास और चीज़ें देखनी शुरू कर दी कि यहाँ का आस पड़ोस कैसा है। और तभी इस घर से तकरीबन 800 मीटर दूर इनको एक बुक स्टोर दिखाई दिया, एक किताबों की दुकान। और वो किताबों की दुकान बाहर से ही ऐसा लग रहा था जैसे एक अलग ही बीमारी हो। क्योंकि बाहर आमतौर पर हम दुकानों में नाम लिखवाते हैं दुकान का या फिर दुकान के मालिक का, लेकिन नहीं, यहाँ दुकान की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसके नाम लिखने की जगह पर बल्कि तंत्र मंत्र से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लगाई गई थी। कोई भी नाम नहीं था इस दुकान का। जल्दी पुलिस ऑफिसर्स ने इस दुकान के आगे अपनी गाड़ी रोकी और दोनों पुलिस ऑफिसर अंदर गए दुकान के मालिक से मिलने के लिए, उससे पूछने के लिए कि आखिर यहाँ क्या बीमारी है। अंदर मालिक से बातचीत करते हुए दोनों पुलिस ऑफिसर्स को पता चला कि ये दुकान का मालिक खुद एक कल्ट का एक्सपर्ट है, इसको बहुत अच्छी खासी नॉलेज है कल्ट्स के बारे में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इनके काम की बात, कि दुकान का मालिक मार्क फॉस्टर को पर्सनली बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि मार्क फॉस्टर इसकी दुकान पर आकर अजीब अजीब किताबें खरीद कर लेकर जाया करता था। इसके अलावा उस दुकान के मालिक ने बहुत सारे और भी नाम बताए मार्क फॉस्टर के उन दोस्तों के जो नाम अभी तक पुलिस ऑफिसर्स को पता ही नहीं थे। बहुत सारे नाम लिख कर दिए कि ये लोग हैं, ये भी आते हैं मार्क के साथ हमारे पास किताबें वगैरह खरीदने के लिए, हमसे जानकारी लेने के लिए, और हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। पुलिस ऑफिसर इस दुकान के मालिक से बात करने के बाद जैसे बाहर निकले तो अब इनके पास काफ़ी कुछ था और जानने के लिए। स्पेशली उनके पास नाम की लिस्ट थी कि इनसे मार्क के बारे में हमें पूछताछ करनी चाहिए, क्या पता कुछ बाहर निकल कर आए। जल्दी ही पुलिस वालों ने उस लिस्ट में दिए हुए नामों को एक एक करके ट्रेस करना शुरू कर दिया। बहुत ईजिली सारे ट्रेस हो गए। सभी एक एक करके पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाए गए और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स इन लोगों से पूछताछ कर रहे थे तो यहाँ एक चीज़ पुलिस वालों के माइंड में क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ एक कल्ट इस घर के अंदर चलाया जा रहा था और ये सभी उसके मेंबर्स थे। बस फर्क इतना था कि ये सभी लोग इंक्लूडिंग मार्क फॉस्टर ऑल्सो, ये सभी लोग अपने इस कल्ट को कल्ट ना बोलकर बल्कि रिलीजियस ग्रुप बताया करते थे। और जब पुलिस ऑफिसर्स ने इन सभी लोगों से पूछताछ करी एक एक करके, इनके ऊपर अच्छा खासा दबाव बनाया गया सब कुछ बातें बाहर निकालने का, तो फाइनली एक नया नाम पुलिस वालों के सामने था, ग्रेग फ्रेजनर। जी हाँ, क्योंकि जिस से भी पुलिस वालों ने पूछताछ करी थी उनके ऊपर दबाव बनाए जाने के बाद सभी बस यही कह रहे थे कि जितना हमें पता था हमने आपको बता दिया। अब अगर आपको हमारे ग्रुप के बारे में और ज़्यादा कुछ जानना है तो आप प्लीज़ ग्रेग फ्रेजनर से संपर्क करिएगा। अब जैसे ही नया नाम पुलिस ऑफिसर ने सुना, पुलिस वालों को बड़ा इंटरेस्ट आया इस ग्रेग के अंदर कि हाँ चलो इससे पूछताछ करते हैं। अब ग्रेग का नाम सुनते ही पुलिस ऑफिसर अब इस बात के लिए श्योर हो चुके थे कि हो ना हो ये ग्रेग जरूर इस ग्रुप का लीडर होगा या फिर हो सकता है उसका कहीं ना कहीं हाथ हो
मार्क फोस्टर को मारने में। बट और कुछ हमें पता चले या ना चले, लेकिन हमें इतना जरूर पता लग जाएगा ग्रेग से कि आखिर इस घर के अंदर चल क्या रहा था और इनका ये रिलीजियस ग्रुप या फिर कल्ट करता क्या है और मार्क के साथ क्या हुआ था। तुरंत पुलिस वालों ने ग्रेग को ढूंढना शुरू कर दिया और ज़्यादा कुछ खास मुश्किल हुई नहीं उसको ढूंढने में। और जैसे ग्रेग मिला, उसको पकड़कर पुलिस वाले अपने साथ लेकर आए इंटेरोगेशन रूम के अंदर। यकीन मानिए, इस ग्रेग के पास बहुत कुछ था बताने लायक। और जो कुछ इस ग्रेग ने बताया, उसके बेस के ऊपर मैंने एक स्टोरी तैयार की कि आखिर 18 जुलाई 1997 के दिन मार्क फोस्टर के साथ आखिर क्या हुआ था। असल में 17 तारीख को सुबह सुबह 11 बजे के आसपास ग्रेग अपनी गाड़ी लेकर मार्क फोस्टर के घर पर पहुंचा और जाके दरवाजा खटखटाया। अंदर बैठा मार्क फोस्टर बिल्कुल रेडी था। उसने तुरंत भागकर दरवाजा खोला क्योंकि उसे पता था कि बाहर ग्रेग खड़ा होगा। और जैसे उसने दरवाजा खोला, ग्रेग उसको सामने देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे स्पेशल मौकों के ऊपर मार्क अपने ड्रेसिंग सेंस को पूरा वाइट रखते हैं। जी हाँ, मार्क अपने घर से बाहर पूरा का पूरा वाइट सूट, वाइट पैंट, वाइट बेल्ट, वाइट शूज़, ये सारा कुछ पहनकर निकला और ग्रेग को आते ही उसने हक किया। इसके अलावा और बिना कुछ बोले ग्रेग जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा अपनी गाड़ी की, जबकि मार्क पीछे वाली सीट के ऊपर जाकर अकेला बैठ चुका था। जिसके बाद ये गाड़ी सीधा वहां से नॉर्थ ईस्ट के लिए निकल चुकी थी। जिसके बाद कुछ घंटों तक ये गाड़ी बिल्कुल ऐसे ही चलती रही। दोनों ने पूरे रास्ते में एक भी वर्ड आपस में कुछ बातचीत नहीं करी। ग्रेग बहुत कॉन्शियसली अपनी गाड़ी चला रहा था, जबकि पीछे बैठा हुआ मार्क वो बस आइड साइड बाहर खिड़कियों में देख रहा था कि आखिर क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। बट इन बिटवीन पीछे बैठे मार्क ने अपनी जेब में रखा हुआ एक कागज का टुकड़ा निकाला। ग्रेग के साइड में पड़ा हुआ पेन वो उसने उठाया और कुछ लिखने लग गया। असल में उसने वो नोट लिखा जो कि बाद में उसके जूते के अंदर मिला था। वो नोट लिखकर उसने अपने जूते की साइड में डाला और बिल्कुल वापस शांत ऐसे ही बैठ चुका था। गाड़ी आगे की तरफ चल रही थी। गाड़ी चलते चलते अचानक से एक जंगली रास्ते के ऊपर चढ़ चुकी थी और इस रास्ते के ऊपर भी चलने के बाद फाइनली ये लोग डगलस काउंटी विस्कॉन्सिन के उस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच रोड पर खड़े थे। ग्रेग ने गाड़ी रोकी, दोनों गाड़ी से बाहर निकले। अभी भी ये दोनों बिल्कुल कुछ नहीं बोले आपस में, जस्ट ये दोनों घूमकर गाड़ी की जो पीछे डिग्गी थी उसके सामने आकर खड़े हो चुके थे। ग्रेग ने अपनी चाबी से गाड़ी की डिग्गी को ओपन किया और वो शटर उसका उठाकर डिग्गी की तरफ दोनों देखने लगे। ग्रेग ने वो राइफल डिग्गी से उठाकर अपने कंधे पर टांगी, डिग्गी का दरवाजा बंद किया और दोनों बस तकरीबन 20 से 30 फुट दूर गाड़ी से एक रोड के बिल्कुल साइड में जाकर खड़े हो चुके थे। मार्क रोड के बिल्कुल साइड में खड़ा था और उसके बिल्कुल सामने घूमकर जाकर ग्रेग खड़ा हो गया और उसने अपनी राइफल कंधे से उतारी और वेट कर रहा था सामने खड़े हुए मार्क के इशारे का। और फाइनली थोड़ी देर तैयार होने के बाद, कुछ मिनटों तक इधर उधर देखने के बाद, ग्रेग को अच्छे से देखने के बाद, ग्रेग इंतजार कर रहा था सिग्नल का। और फाइनली सामने खड़े हुए मार्क फोस्टर ने ग्रेग को इशारा किया, ऐसे मुंडी हिलाई। ये इशारा देखते ही ग्रेग ने वो राइफल सीधा सामने खड़े हुए मार्क के बिल्कुल दिल के ऊपर, बिल्कुल उसकी चेस्ट के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट लगाई। और वो इशारा पहले ही आ चुका था, हाँ का सिग्नल आ चुका था। और वो सिग्नल देखते ही तुरंत ग्रेग ने फायर कर दिया। वो गोली जाकर सीधा मार्क के दिल के अंदर लगी और मार्क गोली लगते ही नीचे गिर चुका था। और काफी देर तक नीचे तड़पने के बाद ऊपर खड़ा हुआ ग्रेग उसको देखता रहा। और जब मार्क फाइनली शांत हुआ तड़पने के बाद, ग्रेग वापस जाकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुका था। उसने गाड़ी की चाबी वापस लगाई, गाड़ी स्टार्ट करके वापस घुमा के गाड़ी अपनी उसी मिनियापोलिस मिनीसोटा की तरफ गाड़ी घुमा ली और अपने रास्ते के ऊपर निकल चुका था। सिर्फ वो बीच में एक बार रुका एक नदी के ऊपर, ताकि वो उस राइफल को डंप कर सके जिससे अभी अभी उसने मार्क का मर्डर किया था। वो राइफल उसने उस नदी में फेंकी, वापस गाड़ी के अंदर बैठा और अपने घर के लिए निकल चुका था। और जिस मोमेंट पर ग्रेग फाइनली अपने घर पहुंचा, वो बहुत ज़्यादा खुश था। क्योंकि जिस मोमेंट का उसे इंतज़ार था, जो एक बहुत ही सीक्रेट रिचुअल वो लोग परफॉर्म करने वाले थे, और उसकी सक्सेस की वजह से वो पूरे तरीके से सक्सेस रहा ग्रेग के अकॉर्डिंग। तो इसी सफलता की वजह से ग्रेग अंदर से बहुत ज़्यादा खुश। जी हाँ, आपने इस पॉइंट तक आते आते अंदाज़ा लगा लिया होगा कि एक मार्क फोस्टर ये एक रिलीजियस ग्रुप चला रहा था और उसका मेंबर था। और ना सिर्फ एक मेंबर, बल्कि ये उस ग्रुप का लीडर भी था। ये मार्क फोस्टर इसी ने सारा ग्रुप बना रखा था, अपना खुद का एक कल्ट चला रहा था। इनफैक्ट मार्क ने अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स जो भी इसके कल्ट से जुड़े हुए थे, उन सभी के माइंड में बस यही बात बिठा रखी थी कि डेथ इसको कोई मातम की तरह नहीं बल्कि सेलिब्रेट करना चाहिए, इसके ऊपर खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर अब एक अलग ही सुपरनेचुरल पावर्स आ जाएंगी। आपको दुनिया की इन झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा, आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ये मार्क खुद मानता था कि ये पावर जो है हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम डबल ट्रिपल या फिर इससे भी ज़्यादा कहीं कर सकते हैं,
क्योंकि ये एक शरीर के अंदर बटी हुई है। अगर हम दो शरीरों को एक कर दें, एक को खत्म करके, तो एक शरीर के अंदर तो डबल पावर हो जाएगी, जबकि दूसरा खत्म हो जाएगा। और ऐसा इसने किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ करना ज़्यादा जरूरी समझा। और ग्रेग, जो कि इसका सबसे ज़्यादा कट्टर फॉलोवर था, इस रिचुअल के लिए उसने ग्रेग को चुना क्योंकि मार्क को लग रहा था कि अगर वो किसी तरीके से मर जाए तो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर ग्रेग के अंदर चली जाएगी और ये दोनों डबल हो जाएंगे। इसके अलावा ये प्लान सिर्फ डबल करने तक नहीं था, क्योंकि ग्रेग का आगे प्लान था कि उसका भी कोई आके ऐसे मर्डर करेगा और जो मर्डर करेगा हम दोनों की, यानी कि मार्क और ग्रेग दोनों की सोल निकलकर उस तीसरे आदमी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और ऐसे हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। इसके अलावा जो वो अजीब सा नोट इस मार्क फॉस्टर ने गाड़ी के अंदर चलते चलते लिखा था बीच रास्ते के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, क्योंकि मार्क और ग्रेग दोनों को पता था कि आज नहीं तो कल पुलिस वाले इस लाश को ढूंढ लेंगे और वो इसकी तहकीकात में लग जाएंगे। अगर हम किसी तरीके से पुलिस वालों की जांच को भटका दें ताकि वो हमारे इस रिचुअल के अंदर कोई भी भसड़ ना बने, कोई भी दिक्कत ना करें, इसीलिए स्पेशली जानबूझकर मार्क ने दोनों नाम लिख दिए, जैक फ्रेजर और जिमी बेली, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़े दुश्मन थे मार्क फॉस्टर के, क्योंकि वो उसकी पत्नी से पहले प्यार करते थे। उसकी पत्नी पहले इन दोनों के साथ रिलेशनशिप में थी, बाद में इन दोनों ने काफ़ी बार मार्क फॉस्टर को परेशान भी किया और जस्ट रैंडमली इन दोनों को फंसाने के लिए और इस जांच को दिशा से भटकाने के लिए इस मार्क फॉस्टर ने बस पुलिस वालों को अपने रास्ते से हटाने के लिए, ताकि उसके मर्डर का कोई भी कसूरवार ना ठहराया जाए, इसलिए उसने नाम लिख दिया जैक फ्रेजर और जिमी बेली। मार्क खुद ये चाहता था कि ग्रेग उसका मर्डर करे, लेकिन इस मर्डर को करने के बाद ग्रेग कभी पकड़ा ना जाए और ऐसे ही उनकी ये चेन चलती रहे। आने वाले कुछ टाइम बाद ग्रेग का भी मर्डर होने वाला था और जो मर्डर उसका करता उसका भी आने वाले टाइम में कभी ना कभी मर्डर हो जाता। इसके अलावा इनके कल्ट के अंदर सेक्स यानी कि संबंध बनाना ये बहुत ज़्यादा आम बात थी। इनको लगता था, जो भी इस ग्रुप के मेंबर थे, कि वो जितना ज़्यादा संबंध किसी के साथ बनाएंगे वो उतने ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे। इसीलिए इस मार्क फॉस्टर ने अपने घर के अंदर एक घर ना रहकर इसको एक पॉन सेट बना रखा था। जो भी इसके मेंबर्स होते, इसके ग्रुप के, इसके कल्ट के, वो इसके घर में आकर अपनी पार्टनर के साथ या फिर जो भी इस ग्रुप की लेडी मेंबर्स थी उनके साथ संबंध बनाते। जबकि वो दोनों बिजनेस कार्ड जो कि उस टेबल पर मिले थे एटिक के अंदर, वो दोनों बिजनेस कार्ड्स असल में इसी मार्क के फॉलोअर्स के द्वारा वहां पर रखे गए थे, क्योंकि जिस मोमेंट पर मार्क का मर्डर हुआ था, ना सिर्फ ग्रेग बल्कि उसके सारे फॉलोवर्स जिनको पता था कि मार्क का मर्डर ऐसे ऐसे ग्रेग करेगा और बाद में उनकी वो सोल ट्रांसफर होगी, लेकिन पुलिस वाले भी बीच में आएंगे। इनका ध्यान भटकाने के लिए सारे लोग जुट चुके थे। इन लोगों को पता लग चुका था कि इस केस की जांच डिटेक्टिव लॉन्ग और उनके साथ यहाँ लोकल पुलिस वाला एक वो कर रहे हैं। इन दोनों के ही बिजनेस कार्ड्स का इनके फॉलोवर्स ने पहले अरेंज किया और जाकर उसी मंदिर के आगे रख दिया जो उन्होंने ऊपर एटिक के अंदर बना रखा था, ताकि जब भी पुलिस वाले यहाँ पर आए और अपने कार्ड्स को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएं, उनको कुछ इसके अंदर हॉरर लगे, कुछ हॉन्टेड लगे और वो इस केस को यहीं पर छोड़ दें। बट अल्टीमेटली मार्क या फिर उसके किसी भी फॉलोवर की किसी भी थ्योरी ने काम नहीं किया, क्योंकि दोनों डिटेक्टिव्स ने मिलकर इस केस को सॉल्व कर लिया। और फाइनली ग्रेग को जब कोर्ट के अंदर पेश किया गया और जो सारी स्टोरीज उसने बताई, इसकी गवाही खुद ग्रेग के फॉलोवर्स ने, जो उसके साथी थे, उन सभी ने दी कि हाँ ऐसे ऐसे मार्क ने खुद कहा था ग्रेग को मर्डर करने के लिए। सो इसी बात की वजह से ग्रेग को बहुत कम यानी कि सिर्फ 10 सालों की सज़ा सुनाई गई। जबकि दूसरी साइड मार्क की वाइफ सारा फॉस्टर, वो भी इस कल्ट ग्रुप की मेंबर थी, लेकिन उसका कोई लिंक नहीं मिला, डायरेक्ट लिंक नहीं मिला कि उसका कहीं ना कहीं कोई हाथ था अपने ही हस्बैंड के मर्डर के अंदर। जबकि उसको पता था कि उसके पति का मर्डर होने वाला है इस दिन, इस टाइम, इस जगह पर, उसको सारा कुछ पता था, लेकिन उसने पुलिस वालों के आगे बताया नहीं। इस पूरे केस के ऊपर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, उसका लिंक अगर आपको चाहिए हो या फिर उसकी फुटेज वगैरह कुछ चाहिए हो तो आप मुझसे आकर ले सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वैसे मैं वहाँ पर बने हुए ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं आराम से। सच में बहुत बहुत कमाल की है, लेकिन ये केस सच में अंधविश्वास से भरा हुआ। एक का मर्डर हो गया लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट उसकी पत्नी तक को कुछ फर्क नहीं पड़ा। कमाल ही हो गया। खैर, आप मुझे बताइए कि आपने क्या ऐसा कोई अंधविश्वास कभी देखा है अपने आसपास, अपने गांव, शहर, कस्बे में, किसी में भी कहीं देखा है? अगर हाँ तो उसके बारे में नीचे मुझसे डिस्कस जरूर करें, या फिर पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां आकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट ममता बाड़त्या को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।